नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। आज फिर राहुल गांधी ने पैनिक बटन आखिर दबा ही दिया। और ये बटन कहां दबाया? जब आदिवासियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अब तो खुलेआम कह दिया, हालांकि वो पिछली बार उन्होंने कहा 1 साल के भीतर गिर जाएगी। अब आज तो उन्होंने सीधा सीधा पैनिक बटन क्लिक कर दिया। उन्होंने कहा जो लाइट जल रही है वो जल जाए, तो जल गई। उन्होंने कहा कि या तो मोदी इस्तीफा देंगे और या फिर इमरजेंसी लगेगी। जो खुल के लगे, मतलब अभी तक गुपचुप गुपचुप चल रही है। और आज एक और बड़ी बात बोल गए। अंदर के लोग हमें बताने लगे हैं, और ये बात जब से मोदी ने सुनी है तब से हमारा आमना सामना कभी होता भी है तो मोदी का कंपन शुरू हो जाता है। और वो कहते हैं अब तो इसको सब बात पता लग जाती है। तो ये घबराहट, ये बौखलाहट, वो मुझसे आंख में आंख मिला के बात नहीं करते। हमारी पुरानी कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और आपसे आंख न मिलाकर जमीन की तरफ देख रहा है तो वो आपके लिए वफादार नहीं है, वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। हमारे यहाँ ये कहावत है कि अगर आंख से आंख नहीं मिलाता है तो इसका मतलब वो कोई गद्दारी कर रहा है। बड़ी बात कही है राहुल गांधी ने आज। ममता बनर्जी को सेटबैक लग गया, उनकी पार्टी टूट गई। उनका चुनाव चिन्ह और उनकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, ठीक वैसे ही हुआ जैसा शरद पवार के साथ अजीत पवार के द्वारा किया गया। चूंकि दूसरा दल जो बना है और उसे जो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत मिलेगी, वो जो चाहेगा अभी वही होगा। और देखिए क्या ताज्जुब है, विपक्ष जो चाह रहा है वो उसे मिल रहा है। तभी तो कहते हैं कि समय रहते चेत जाइए। अब इसकी सबसे बड़ी चिंता जिसे करनी चाहिए उस व्यक्ति का नाम है अखिलेश यादव। तेजस्वी निपट गए अपने अहंकार में, ममता जी निपट गई अपने अहंकार में। अब अखिलेश जो चाहें वो करें, स्वतंत्र है। मैंने तो चूंकि एक उत्तर प्रदेश में वर्क करता हूं, मैं देखता हूं, तो मैंने आगाह करने का प्रयास किया है। हालांकि वो 5 साल एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हम और वो हम उम्र हैं, वो साल 2 साल हमसे बड़े हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम उन्हें क्या सलाह देंगे, उनका अनुभव हमसे ज़्यादा है। राकेश सर, क्या है आज पूरा मामला? बड़ा गंभीर है, बेचैन कर देने वाला है। देखिए, राहुल गांधी की ये जो चेतावनी है, ये वार्निंग है, या यूं कहिए उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। ये देश के लिए भी चिंता का सबब है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी सरकार के लिए तो है ही। इसमें 2-3 संदेश छुपे हैं। राहुल गांधी ने एक तो बड़े खतरे की तरफ देश को आगाह कर दिया कि आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, तूफान आने वाला है, और नरेंद्र मोदी उसे संभाल नहीं पाएंगे। जब उनके बस में कुछ नहीं होगा, जब परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे, तब उनके सामने 2 विकल्प होंगे। दोनों विकल्प भी राहुल गांधी ने सुझा दिए। पहला विकल्प है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर झोला उठाकर चल दें। दूसरा विकल्प है आपातकाल की औपचारिक घोषणा कर दें। आपने ठीक कहा है कि इमरजेंसी अभी घोषित नहीं है। श्रीमती गांधी ने लगाई थी 25 जून 1975 को, इंदिरा जी ने। जी, घोषित क्यों? वो शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया कि आज हमने और कल हमने और आपने एक लाइव प्रोग्राम किया शाम को 6:15 बजे। वो सर, दर्शक उसे 18,000 प्रति घंटा देखने के मूड में थे, और वो 3 मिनट वीडियो चला, उसके बाद रुक गया। तो ये घोषित इमरजेंसी नहीं है, अघोषित नहीं है, और क्या है इसे? देखिए उसमें अगर कोई चीज देखना चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं। शायद आप देख रहे होंगे जो आपके प्रोग्राम के कमेंट आते हैं, कितना लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, कितना लोग आपको धन्यवाद देते हैं। शायद ना बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत लोगों के वीडियो देखो तो आप सिवाय गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो देखते ही नहीं। हमें तो लिखना पड़ता है उन्हें धन्यवाद। देखिए शिव कुमार, मैंने इसीलिए कहा कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, जिस आपातकाल की घोषणा की थी, उसका संविधान में प्रावधान है, प्रावधान था। जब उन्होंने औपचारिक ऐलान किया, विधि सम्मत तरीके से राष्ट्रपति ने दस्तखत किए, देश में आपातकाल लग गया।
अभी अघोषित आपातकाल कैसे है उसके हम चंद उदाहरण गिना देते हैं, उससे देश के लोग अंदाजा लगा लेंगे कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं इमरजेंसी लगेगी, यानी उसका औपचारिक ऐलान होगा, विधिवत उसकी घोषणा की जाएगी। हो सकता है मोदी जी अपने प्रिय और पसंद के समय रात 8 बजे या 8:30 बजे दूरदर्शन पर आए और भाइयों बहनों कहकर आपातकाल की घोषणा कर दें। अघोषित क्यों है ये हम बता देते हैं। एक उदाहरण आपने दे दिया कि हम और आप बात कर रहे थे 200 टन सोना बिकने की, जनता जानना चाहती है, और हमारी आपकी बातचीत में कोई ऐसा तथ्य नहीं था जो खुद सरकार के आंकड़ों के आधार पर न हो। हमने कोई आरोप नहीं लगाया था सरकार पर, हमने ब्लूमबर्ग की खबर की भी पुष्टि नहीं की थी, उसका उल्लेख करके ये कहा था कि रिजर्व बैंक का कहना यह है, ब्लूमबर्ग का कहना यह है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि सोने का स्टॉक कम हुआ है। अब इसमें ऐसा क्या देशद्रोह हो रहा था कि हमारी आपकी इस बातचीत को अड़ी डालकर रोकना पड़ा सरकारी एजेंसियों को? ठीक है, ब्लॉक नहीं किया, उसको टेक डाउन नहीं करवाया, लेकिन इतना ही कर देते हैं उनके लिए पर्याप्त है। एल्गोरिथम यूट्यूब को खबर कर देना, एक मेल जाएगा, हमारा आपका चैनल तो बंद ही हो सकता है। गनीमत है कि सिर्फ वीडियो की रीच रोकी उन्होंने, वे चाहते तो पूरी तरह से टेक डाउन का आदेश दे देते कि आप तो देश को दहशत में डाल रहे हैं कि सोना बेच दिया सरकार। उदाहरण नंबर 2, संसद के उच्च सदन के सदस्य संजय सिंह, राज्यसभा के सांसद, प्रयागराज में एक सभागार में बैठकर अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहे थे। सीबीएसई, नीट परीक्षा और जो गड़बड़ियां चल रही हैं उसको लेकर वहां एसडीएम साहब, एडीएम साहब, डीएसपी, एडिशनल एसपी साहिब पहुंच गए, परमिशन मांगने लगे। बंद कमरे में एक सांसद अपने साथी सहयोगियों से बात कर रहा है, उसके लिए कौन सी अनुमति चाहिए? ये दूसरा उदाहरण है अघोषित आपातकाल का। राहुल गांधी जो सिर्फ विजय के साथ उनके शपथ समारोह में थे, कुछ सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा था। हमारे आपके तो कुछ हजार प्रति मिनट के हिसाब से लोग देख रहे थे, वहां तो मिलियंस में पहुंच गया था राहुल गांधी का इंस्टाग्राम का वीडियो। सरकार ने भारत में उसे रेस्ट्रिक्ट करा दिया और बाकायदा मेटा ने कहा कि हमको तो आईपी मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट एजेंसीज ने कहा है कि इस वीडियो को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। ऐसी कितनी सारी चीजें। कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम हैंडल, प्रोफाइल, वो तो 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए थे चंद दिनों में, ब्लॉक करवा दिया। फिर उनको कॉकरोच इज बैक बनाना पड़ा, उस पर भी हम आएंगे, उनकी भूमिका पर भी कुछ सवाल हैं। तो ये तो हुआ अघोषित आपातकाल। राहुल गांधी जिसकी बात कर रहे हैं वो घोषित आपातकाल होगा, बाकायदा इसका ऐलान होगा और नरेंद्र मोदी कुछ बहाने बना सकते हैं। नंबर 1, आर्थिक संकट है देश के सामने, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। नंबर 2, विपक्ष के लोग, नेता प्रतिपक्ष सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, तख्ता पलट करने की साजिश रच रहे हैं। देश में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी तख्ता पलट की कोशिशें होने वाली हैं, इसलिए इमरजेंसी लगाई जा रही। तो राहुल गांधी की दोनों आशंकाओं में दम है और हमें बार बार इस बात को लेकर चिंता होती है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो सही साबित हो जाता है। अभी सीबीएसई पर हो गया ना, उन्होंने जो कुछ कहा कि इसमें गड़बड़ी है, इस्तीफे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, सब कुछ करना पड़ा सरकार को संसदीय समिति की बैठक के बाद। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी किसी दिन होगा, देखिएगा। इसलिए अब राहुल गांधी ने अगर इमरजेंसी की चेतावनी दी है, भविष्यवाणी जैसी कर दी है, तो हम नहीं जानते वो कौन से ग्रह नक्षत्र देखते हैं, कौन से पत्रा देखते हैं, कौन से पंचांग है उनके पास, कौन सी ज्योतिष विद्या राहुल गांधी ने सीख रखी है कि वे जो कहते हैं वैसा का वैसा नरेंद्र मोदी करते हैं, या अपने आप होता है वैसा, सिस्टम करता है। तो ये दोनों घटनाएं, राहुल गांधी की दोनों चेतावनियां खुदा ना करे सही साबित हो जाए,
क्योंकि नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को भी बीजेपी और उसके समर्थक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इमरजेंसी को तो सिवाय अंधभक्त गोदी मीडिया, उनके अंध समर्थक, वे इसका समर्थन जरूर करेंगे। हम तो आपातकाल के तब भी विरोधी थे, यानी हम उस वक्त बालिग नहीं थे, ना हम उसका गुणदोष समझते थे, हम थे उस वक्त, लेकिन हम तो स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन जब थोड़ी सी चेतना आई, अध्ययन किया, विवेक विकसित हुआ, तो हम आज भी कहते हैं कि आपातकाल गलत था, सेंसरशिप गलत थी। राहुल गांधी खुद स्वीकार कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि आपातकाल में ज्यादतियां हुई थी, आपातकाल ठीक नहीं था। तो अब अगर नरेंद्र मोदी, जो खुद और जिनकी पार्टी इमरजेंसी के नाम पर आज भी रोना रोते हैं, 50 साल बाद संसद में विशेष सत्र बुलाकर इमरजेंसी को गालियां दी गई थी, अगर वे इमरजेंसी लगाते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश के हालात कितने खराब होने वाले। जी शिव कुमार। सर, राहुल गांधी का वीडियो दर्शकों को सुनवा दिया जाए। बिल्कुल। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है, और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। सर, जनता यही सुनना चाहती है बस। देखिए, राहुल गांधी की चेतावनियां कितनी गंभीर हैं। इसमें ये पहलू अभी हमारी चर्चा में रह गया था, उस पर भी हम आएंगे, कि भीतर से इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखिए, इसके पीछे 2 चीजें होती हैं। हो सकता है राहुल गांधी को सचमुच में कोई इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो, लेकिन उन्होंने सिस्टम के भीतर एक शक का बीज बो दिया है। अब अंतःपुर में, राजप्रासाद में, ठिकाने पे तीर मार दिया। अब राजप्रासाद के भीतर, महल में, हर गलियारे में, हर बड़े शयन कक्ष में, हर मंत्रणा कक्ष में हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा होगा। कहीं यही तो विभीषण नहीं है, कहीं यही तो हरिराम नाई नहीं है, शोले वाला। हमें नहीं पता राहुल गांधी को सचमुच में इंफॉर्मेशन मिल रही है, और अगर मिल रही है तो नेता प्रतिपक्ष का इतना हक भी है, इतना उनका सिस्टम भी होना चाहिए। अगर आप सत्ता से लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपकी सेंध, आपकी पकड़, आपकी पहुंच सिस्टम के भीतर तक इतनी तो होनी चाहिए कि आपको जरूरी सूचनाएं वहां से मिलती रहे। नरेंद्र मोदी कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज में कहाँ क्या गड़बड़ी है, भविष्य की योजनाएं क्या हैं,
अगर ऐसी स्थिति आई तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, वैसी स्थिति आई तो क्या करेंगे, इमरजेंसी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो नरेंद्र मोदी की लंका में अब विभीषण कौन है, इस बात पर सब आपस में एक दूसरे पर संदेह की दृष्टि रखने लगे हो। राहुल गांधी इतने में तो कारगर हो गए, और अगर ये तो हुआ तब कि उन पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, उन्होंने तो ऐसे ही एक तीर छोड़ दिया है कि जो आपस में शक की खाई पैदा कर दे। और अगर वे जो दावा कर रहे हैं वो सही है, तो राहुल गांधी की पुख्ता सूचनाएं ये बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत बड़े संकट में भीतर से है। तीसरी और सबसे गंभीर बात जो राहुल गांधी ने कही, उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि जनता के भीतर बेरोजगारी, गरीबी और जितनी समस्याएं हैं जो बहुत जल्दी बढ़ने वाली हैं, अभी तो ये शुरुआत है, उन्होंने कहा, उसका जब रिएक्शन होगा तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम में बैठे लोगों को डर नहीं लग रहा होगा। एक तरह से उन्होंने ये चेतावनी दी है कि देखिए जब जनता सड़कों पर आएगी तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि उसके निशाने पर राजनेता ही होंगे, मंत्री या सांसद ही होंगे, तब तो निशाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आ सकते हैं, ईडी सीबीआई के अधिकारी भी निशाने पर आ सकते हैं, जैसे अभी केरलम में आ गए थे। पिनरई विजयन के यहाँ छापा डालने गए तो किस तरह से कुट पिट कर लौटना पड़ा था। तो राहुल गांधी जन आक्रोश के जो नतीजे होंगे वो सिर्फ राजनेताओं को, नरेंद्र मोदी को, मंत्रियों को, उनके चेले चपाटों को, उनके पुत्र सुपुत्रियों को नहीं भुगतना है। प्रशासनिक व्यवस्था में जितनी इकाइयां हैं उन सबको भी भुगतना पड़ेगा। ये राहुल गांधी की चेतावनी है और इसमें कोई शक नहीं, जब जनता सचमुच सड़क पर उतरती है, जब इस तरह का कोई आक्रोश, जन आक्रोश भड़कता है, तब फिर उसकी चपेट में सब आ जाते हैं। वो जो आंधी चलती है उसमें फिर कोई बचता नहीं है, कोई शिनाख्त भी नहीं करता है कि आप कौन है। सिर्फ इतना देखा जाता है कि आप इस सिस्टम के साथ थे, आप मोदी शाह के इशारे पर चुनाव में गड़बड़ियां कर रहे थे। जो राहुल गांधी ने कहा कि जब जनता को ये पता चल जाए कि इलेक्शन रिग्ड है, चुनाव लूटा गया है, चुराया गया है, डाका डाला गया उस पर, तो जब उसकी प्रतिक्रिया होगी तो सिर्फ चुने हुए नेता थोड़ी चपेट में आएंगे, फिर तो पूरा प्रशासनिक अमला, चुनाव अधिकारियों से लेकर जिला स्तर तक पीठासीन अधिकारियों तक उसको, उसकी मार को सहना पड़ेगा। तो बहुत गंभीर चेतावनियां हैं, लेकिन इतने खतरों के बीच भी सरकार, देश कितने संकट में है, इसकी चिंता छोड़कर मोदी और शाह किस काम में लगे हैं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। जी सर, इतनी जब चिंता बता दी, सिस्टम कांप रहा है और सिस्टम ईडी सीबीआई के जरिए विधायक तोड़ रहा है, दल तोड़ रहा है, पार्टी तोड़ रहा है, सोना बिक रहा है, देश संकट में जूझ रहा है, और शाह विदेश जाते नहीं है, तो उन्हें विदेश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके एक मंत्री ने कह दिया कि, वो सांसद ने, निशिकांत दुबे ने, कि उन्हें विदेश में चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए विदेश की किसी यात्रा पर नहीं जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा, मतलब ये तो साफ हो गया कि अमित शाह विदेश चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे, रहेंगे देश में। तो मोदी जी को विदेशों में चुनाव लड़ना होता है, इसलिए 89 देशों की यात्रा कर चुके हैं। हाँ, ये आप समझ लीजिए, मतलब उन्होंने इसीलिए वो ट्रंप का प्रचार करने गए कि वहां उन्हें चुनाव लड़ाना था ट्रंप को। हो सकता है अगली बार मेलोनी को लड़ा दें, हो सकता है अगली बार पुतिन को लड़ाने चले जाएं। नहीं, हो सकता है मोदी जी खुद चुनाव लड़ जाएं किसी देश में जाकर। वे तो इतने लोकप्रिय हैं। नहीं, वो नॉन बायोलॉजिकल सर, किसी पुरुष से आप नहीं कुछ जानकारी ले सकते हो, ना उससे भिड़ सकते हो। बिल्कुल, उन्होंने अभी एवमस्त कह दिया कि एवमस्त भस्म हो जाए पूरा सिस्टम, तो सर भस्म हो जाओगे। तो सर सवाल ये है मेरा, देश विकराल परिस्थितियों से जूझ रहा है, सोना बिक रहा है, तो क्या ये सर जो सोना बिक के आ रहा है उसी के जरिए विधायक फरोख्त तो खरीद फरोख्त होगी, या फिर कोई और मद है? मेरा बड़ा गंभीर सवाल है। कई मद हैं शिव कुमार जी। वो पीएम केयर्स फंड है, इलेक्टोरल बॉन्ड था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध ठहरा दिया, चंदे के तमाम रास्ते हैं,
विदेशी फंडिंग भी है, बहुत कुछ ऐसा है जिसके जरिए विधायकों की खरीद फरोख्त का काम बहुत आसानी से चलता है। देश में देखिए कितनी भी महंगाई हो जाए, पिछले 5 साल से इस महंगाई ने विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त के कारोबार पर, इस बाजार पर कोई असर नहीं डाला। थोड़ा बहुत मोल भाव हुआ होगा, थोड़ी सी रेट बढ़ गई होगी। 2020 में मध्य प्रदेश के विधायकों की जो दर रही होगी, पश्चिम बंगाल में 2026 आते आते हो सकता है थोड़ा सा भाव बढ़ गया हो, हम नहीं जानते। लेकिन ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, ये जो विधायकों की खरीद फरोख्त करके पार्टियां तोड़ना, सरकारें गिराना, यही सब वे ठटकर्म हैं जो जनता देख रही है, जिनकी तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए शिव कुमार जी, आज ठीक 1 महीना हुआ है बंगाल में चुनाव खत्म हुए। 4 मई को मतगणना हुई थी, 4 जून को दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं। इन 30 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि जो विधायक पिछले 15 साल से ममता बनर्जी के नेतृत्व में मौज से काम कर रहे थे, उन 15 सालों में उन्हें न ममता बनर्जी बुरी लगी, न अभिषेक बनर्जी बुरे लगे, न ममता बनर्जी सरकार के कामकाज से कोई शिकायत हुई। क्योंकि सत्ता थी, पार्टी सत्ता में थी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, तो ये 59 विधायक मजे में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कहलाते थे। तब इन्हें पार्टी का आंतरिक अनुशासन, अभिषेक बनर्जी की मनमानी, ममता बनर्जी का अहंकार, सरकार और सिस्टम की खामियां कुछ नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि तब तो ये खुद उसमें शामिल थे। तब तो उस सत्ता की कड़ाही में से रबड़ी खुद भी ग्रहण कर रहे थे ना अपने दोने में। अब चूंकि सरकार नहीं रही, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सुनहरा अवसर मिल गया। 80 में से 59 विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने नया नेता प्रतिपक्ष चुनवा दिया। वहां पर कोई सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। एक चिट्ठी दी गई स्पीकर महोदय को, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मान लिया, टूटे हुए धड़े के नेता को। उसमें मुख्य सचेतक, उपनेता, 3 उपनेता सब बन गए मिनटों में, तूफान मेल की गति से सब हो गया। अब इसके अगले चरण में जो होने वाला है वो भी सुन लीजिए। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल, घास का तिनका जो मूल में गड़ा हुआ था, वो इस बीजेपी की आंधी में उड़ने वाला है। न उनकी पार्टी बचेगी, न उनका चुनाव चिन्ह बचेगा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अतीत ने ऐसे हमें उदाहरण दिए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी जी। मेरी एक आपसे टिप्पणी है, मान लीजिए ममता बनर्जी एकाएक शुरुआत में ही कांग्रेस में अपने विधायकों का विलय कर देती तो क्या होता? देखिए वो तो संभव नहीं था, और अब उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, शुरुआत में ही जीतने के बाद वो कह देती हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सभी विधायकों समेत, तो फिर ईडी सीबीआई का प्रेशर नहीं बनता इतना। नहीं, अब देखिए इस चुनाव परिणाम के निकलने के बाद पूरी पार्टी के विलय का कोई फायदा नहीं होता। इसके बावजूद को विधायक दल बदल कर सकते थे। दल बदल कानून जहां तक प्रतिबंधित करता है उससे तो ये बहुत ज्यादा संख्या है। 80 में से 59 कोई दल बदल कानून लागू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। और जिस खतरे की मैं बात कर रहा हूं, पार्टी ही हाथ से चली जाएगी, वो सबसे बड़ा खतरा है। देखिए कुल मिलाकर 89 में शायद ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई कांग्रेस छोड़कर, 1989 में। कितने साल उनकी पार्टी का अस्तित्व रह पाया? उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाल ठाकरे द्वारा स्थापित ऐसे लड़ा 98 में बनाई थी ममता बनर्जी ने, 98 में, 98 में जी, क्षमा कीजिए, 98 में। तो कितने साल उनकी पार्टी का अस्तित्व रह पाया? अब पार्टी ही नहीं बचेगी। मैं शिवसेना का उल्लेख इसलिए बार बार कर रहा हूं कि शिवसैनिक और शिवसेना के नेता कार्यकर्ता कम से कम ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा समर्पित माने जाते थे। उनके पास एक विचारधारा थी बाल ठाकरे की, हिंदुत्व की विचारधारा। शिवसेना तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के पास तो विचारधारा का कोई ऐसा मूल आधार था ही नहीं। कांग्रेस की विचारधारा तो छोड़ ही चुके थे। तो जब शिवसेना अपना अस्तित्व नहीं बचा पाई,
चुनाव आयोग में गए, वहां कौन सुनने वाला है? आप सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां आपकी कौन सुनने वाला है? चुनाव चिन्ह दे दिया एकनाथ शिंदे को, पार्टी को मूल रूप से एकनाथ शिंदे का मान लिया। उद्धव ठाकरे पार्टी से भी वंचित रह गए, चुनाव चिन्ह से भी वंचित रह गए। अब उन्हें अपनी शिवसेना यूटीबी बनानी पड़ी और कोई नया चुनाव चिन्ह बनाना पड़ा। देखिए, चुनावी राजनीति में चुनाव चिन्ह का इतना महत्व होता है कि वर्षों लगते हैं मतदाता के दिलो दिमाग में अपने चुनाव चिन्ह को स्थापित करने में। अब ममता बनर्जी से जब उनका चुनाव चिन्ह, ये जो 3 फूल पत्तियां हैं, छिन जाएगा, तब उन्हें कोई नया चुनाव चिन्ह इजाद करना पड़ेगा। फिर बंगाल में घर घर पहुंचाइए। इसका मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, चूंकि मैं उसका साक्षी हूं। माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी, उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई। उसका चुनाव चिन्ह था उगता सूरज। जब वे चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, मैं खुद भी उनके साथ गया, उस वक्त मैं ग्वालियर नवभारत में संपादक था। माधवराव सिंधिया को अपने चुनाव चिन्ह के प्रचार के लिए सभा स्थल पर एक ब्लैक बोर्ड जैसा रखवाते थे, या गत्ते पर अपने हाथ से पेन से ऐसे सूरज का, उगते हुए सूरज का चिन्ह बनाते थे, या ब्लैक बोर्ड पर चौक से उगता हुआ सूरज बनाते थे, और फिर लोगों से कहते थे ये चुनाव चिन्ह है, हाथ के पंजे पर वोट नहीं देना है, क्योंकि कांग्रेस छोड़ चुके थे। रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते, क्योंकि सामने कोई मुकाबले में था नहीं। राजमाता जी के कहने से बीजेपी मैदान से हट गई थी। आप अंदाजा लगाइए, एक पार्टी को खड़ा करने में, सत्ता तक पहुंचाने में खून पसीना लगता है। 15 साल सत्ता सुख भोगने वाले विधायक और कार्यकर्ता, पार्षद तक ममता बनर्जी को छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, और बीजेपी में वे सब लोग आने को तैयार हैं। बीजेपी ले रही है बाहें फैलाकर। जो कल तक उनकी नजर में भ्रष्टाचारी थे, इन्हीं 59 विधायकों के खिलाफ बीजेपी चुनाव लड़ी ही होगी। उनके प्रत्याशी हारे हैं। चुनाव में कैसी कैसी गालियां नहीं दी होंगी इन्हीं टीएमसी प्रत्याशियों को। उनको भ्रष्ट, चोर, उचक्का, बलात्कारी, अपराधी सब बताया होगा। और ये जो दोनों महापुरुष हैं, जो टूटी हुई तृणमूल कांग्रेस के मुखिया बने हैं और दूसरे उपनेता, उनके ऊपर तो बहुत गंभीर गंभीर आरोप हैं। जरा सर्च कर लें हमारे दर्शक, महिला उत्पीड़न तक के आरोप हैं। इनमें से कईयों के वीडियो भी हैं उस तरह के। लेकिन अब चूंकि वॉशिंग मशीन में चले गए, अब एकदम साफ सफेद हो गए। अब तो कमल के फूल की तरह वे खिलते हुए दिखाई देंगे, खिल गए। अंतिम बात, जिस वक्त देश इस कदर भीषण संकट के दौर से गुजर रहा है, उस वक्त मोदी शाह पार्टियां तोड़ने में लगे हैं, और जो दूसरा काम कर रहे हैं वो कांग्रेस के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए अपने कुछ टेसू खड़े कर रहे हैं। हम पूरे सम्मान के साथ कहना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे क्या कुछ है, इसे ठहर कर देखने की जरूरत है। सिर्फ इतनी सी बात कह देते हैं कि उसके 3 प्रवक्ताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपना एजेंडा बताया, अपनी पार्टी की रीति नीति बताई, सब कुछ बताया। उस बातचीत में उन्होंने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक मांग करके कहा, दैट्स ऑल, इट्स इनफ। हमारे लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पर्याप्त है। नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, उनके इस्तीफे की बात नहीं की, सरकार की बाकी विफलताओं पर बात उस तरह से नहीं की। नंबर 2, जो सरकार एक सांसद को बंद कमरे में बातचीत नहीं करने देती अपने सहयोगियों को, जो दिल्ली में पहलवान, हमारे मित्र आवेश तिवारी, उन्होंने विस्तार से कई घटनाओं का जिक्र किया है, जो सरकार महिला पहलवानों को धरना नहीं देने देती, उसे उठा लेती है, कांग्रेस को प्रदर्शन नहीं करने देती, भूतपूर्व सैनिकों को प्रदर्शन नहीं करने देती, किसी को भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती, आजकल उठा लिया जाता है, लाठी डंडे बरसते हैं, वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं। वो मोदी और मोदी की सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से इन तिलचट्टों की पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दे रही है।
6 तारीख अब दूर नहीं है, देखते हैं जंतर मंतर पे क्या होने वाला है, देखते हैं कि फूल बरसते हैं कि लाठियां बरसती हैं। तो ये कहीं अन्ना हजारे पार्ट 2 तो नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, अगर ये पूरे शुद्ध साफ मन से कोई आंदोलन है, कोई अभियान है, इसके पीछे अगर आरएसएस और बीजेपी नहीं है, तो किसी को भी ऐतराज क्यों होना चाहिए। हमें तो खैर इस पर भी ऐतराज नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी इसके पीछे हो। ये राजनीतिक चालबाजियां हैं, शह और मात का खेल है। बीजेपी को अधिकार है कांग्रेस को रोकने का, किसी भी तरीके से रोके। अब ये चुनौती कांग्रेस के सामने भी है कि युवाओं के इस आक्रोश को, इस असंतोष को डाइवर्ट होने से कैसे रोके। कहीं ऐसा तो नहीं सेफ्टी वॉल्व में से हवा निकालने के लिए जो वॉल्व लगा दिया गया है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। लड़ाई लड़े कांग्रेस, नीट और सीबीएसई की पूरी लड़ाई राहुल गांधी लड़े, सड़कों पर लाठी डंडे वाटर कैनन खाएं यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग। और कल अगर कॉकरोच जनता पार्टी के एक दिन के धरने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो श्रेय आप कांग्रेस जनता पार्टी को दिलवा दें। और आप देखिएगा उस दिन भोंपू मीडिया किस तरह उन्हें कवर करता है, उससे ही अंदाजा लग जाएगा कि असल में बसंत कहाँ बंध है, खेल क्या है। जी शिव कुमार। चलिए सर, आपने बहुत विस्तृत सब चीजें समझा दी जो आज की 3 मुख्य खबरें थी। पहली खबर थी कि राहुल गांधी ने ये इतना बड़ा बयान दे दिया, ये चेतावनी है। दूसरी खबर थी कि ममता बनर्जी का सब कुछ लुट गया। और तीसरी खबर थी कि कॉकरोच पार्टी करेगी क्या। ये कॉकरोच किसे खाएंगे ये अभी तय नहीं हो पा रहा है, किस तरफ से निकलेंगे और किस तरफ आतंक मचाएंगे। आपको याद होगा कि राजस्थान में पिछले कई सालों से एक टिड्डी का झुंड आता था जो मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों को प्रभावित करता था। तो हाँ, पता थी कि पाकिस्तान से आता था। हाँ, राजस्थान पाकिस्तान से आती था, आता था टिड्डी दल, अभी भी आता है वो तो पाकिस्तान से साला आता था, राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश तक जाता मध्य प्रदेश तक आता था। और फसल चट कर जाता था। तो ये कॉकरोच किसकी फसल चाटेंगे, कांग्रेस की या बीजेपी की? मैंने बड़ा उदाहरण देकर रखा है दर्शकों के सामने, तो आप समझ जाइए। और इस खबर को अब यहीं विराम देते हैं। आपने समय दिया और आज बहुत विस्तृत समझाया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।